आई एम अ प्राउड इंडियन ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक एहसास है जो इस देश के हजारों सालों की जर्नी से निकला है। आज हम इसी इतिहास के कुछ पन्ने पलटेंगे अपने नजरिए से। ये कोई हिस्ट्री का लेक्चर भी नहीं है, ना ही कोई फाइनल वर्ड। हमारी कोशिश सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी की घंटी बजाने में की है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि ये जर्नी एक मेमोरेबल जर्नी बन सके। शुरुआत एकदम शुरू से 1947 से। सबसे पहले चलते हैं लुधियाना के पास मलेरकोटला। 1947 में जब पूरा पंजाब जल रहा था, मलेरकोटला एकदम शांत था, मानो तूफान के बीच एक दिया जल रहा हो। ये जगह कम्युनल हार्मनी यानी भाईचारे की गजब मिसाल बनी। सोचिए, विभाजन के उस काले दौर में जब नाभा, जींद और पटियाला में हिंसा का नंगा नाच हो रहा था, मलेरकोटला में एक पत्थर तक नहीं चला। लोग मानते हैं कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक आशीर्वाद था, गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद। कहा जाता है कि उसी ब्लेसिंग ने इस शहर को उस आग से बचा लिया जो चारों तरफ लगी थी। अब मलेरकोटला से करीब 300 किलोमीटर दूर जूम इन करते हैं, झेलम जिला जो अब पाकिस्तान में है। 1947 के दंगों में वहां एक 18 साल का लड़का फंसा हुआ था, नाम बलराज दत्त, जिसे दुनिया आगे चलकर सुनील दत्त के नाम से जानने वाली थी। झेलम के खुर्द गांव में जब हिंसा भड़की तो सुनील दत्त और उनका परिवार मौत के मुंह में था। तब उनकी ढाल बनकर सामने आए उनके पिता के एक मुस्लिम दोस्त याकूब। सुनील दत्त का परिवार जान बचाने के लिए याकूब के घर पहुंचा, लेकिन भीड़ को भनक लग गई। दंगाइयों ने घर घेर लिया और दत्त परिवार की मांग करने लगे। उस वक्त याकूब और उनके भाई बंदूकें तानकर दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने भीड़ से साफ कह दिया, ये हमारे मेहमान हैं, इनका बाल भी बांका करने से पहले तुम्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। वो जिगरा, वो हिम्मत, भीड़ को पीछे हटना पड़ा। बाद में याकूब ने ही उन्हें सुरक्षित रिफ्यूजी कैंप पहुंचाया, जहां से वो भारत आ पाए। सोचिए, अगर याकूब ना होते तो शायद हमें मदर इंडिया का बिरजू कभी ना मिलता। अब जरा दिल्ली के खान मार्केट की कहानी देख लीजिए, दुनिया के सबसे महंगे मार्केट्स में से एक। इसके बनने की कहानी बहुत फिल्मी है, जो हम आपको आगे तसल्ली से बताएंगे। लेकिन अभी बस आप इतना जान लीजिए कि ये राख से उठकर अपने पैरों पर खड़े होने की, यानी राइज फ्रॉम द एशेज की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आइलैंड्स ऑफ पीस थोड़े ही थे, बाकी हर जगह मैडनेस और एब्सर्डिटी का एक कॉकटेल था। ऊपर दी गुड़ दी एनेक्स दी बेठियाना दी। ये शब्द अपसर्ड लगते हैं ना, थोड़े अजीब। दरअसल ये उस पागलपन का सबूत है जो 1947 में हुआ। ये बड़बड़ाहट है सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी तोबा टेक सिंह के कैरेक्टर बिशन सिंह की। बिशन सिंह मेंटली चैलेंज्ड है, लेकिन कहानी पढ़ते ही आपको फील होगा कि असली मैडनेस तो पागल खाने के बाहर चल रही थी। उस दुनिया में जहां तथाकथित समझदार लोग रह रहे थे, वो लोग जो पार्टीशन का खेल खेल रहे थे, जिनको ये भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा, उन्हें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा था। बिशन सिंह को यह मंजूर नहीं था, पर उनकी सुनने वाला कौन था? ये पागलपन सिर्फ किताबों में नहीं था, ये जमीन पर पूरे नंगेपन के साथ अनफोल्ड हो रहा था। और इस सब की जड़ में थी एक कलम और एक लकीर। और ये लकीर खींचने का काम किसे दिया गया? एक ऐसे अंग्रेज को जिसे भारत के बारे में शून्य नॉलेज थी। नाम साइरल रेडक्लिफ। बंदे की सबसे बड़ी खूबी यानी यूएसपी यही थी कि वो भारत को नहीं जानता था। ऐसे शख्स को करोड़ों लोगों की तकदीर तय करने वाले नक्शे पर लकीर खींचने का काम सौंप दिया गया। सोचिए जरा, 1,75,000 वर्ग मील जमीन,
8 करोड़ 8 लाख लोगों की जिंदगी, और फैसला करने के लिए वक्त कितना? बस 5 हफ्ते, 5 वीक्स। रेडक्लिफ के पास न जमीनी सर्वे का टाइम था, न सही डेटा। पुराने नक्शे उठाए, गलत जनगणना देखी और बस कलम चला दी। काम खत्म होते ही उसने अपने सारे कागज जला दिए और आजादी के दिन ही भारत से रफू चक्कर हो गया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। वाकई में रैडक्लिफ ने ऐसा माहौल बना दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा। अब जरा रैडक्लिफ के इस लाइन का असर देखिए। पंजाब का जो शानदार कैनल इरिगेशन सिस्टम था, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। पानी कंट्रोल करने वाले हेडवर्क्स भारत में रह गए और जिन खेतों को वो पानी देते थे वो पाकिस्तान चले गए। नतीजा, पानी का ऐसा झगड़ा जो आज तक नहीं सुलझा। उधर बंगाल में जूट इंडस्ट्री पर मानो आरी चल गई, पूरा बिजनेस ठप। और सबसे बड़ा मजाक देखिए, रैडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त को ही माउंटबेटन को दे दी थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 17 अगस्त को पब्लिक किया, आज़ादी के 2 दिन बाद। कारण क्या बताया? ताकि जश्न में खलल ना पड़े। जश्न के लिए करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी गई। इस तुगलकी लकीर का नतीजा क्या हुआ? ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विस्थापन। 1.5 से 2 करोड़ लोग अपने पुरखों की जमीन से उखाड़ फेंके गए। 10 से 30 लाख लोग मारे गए, दंगों में, भूख से, बीमारी से। जमीन और आबादी का बंटवारा भी अजीब था। भारत के हिस्से में 77% जमीन आई, लेकिन आबादी आई 82%। लेकिन इन आंकड़ों से बाहर निकलकर देखें तो पार्टीशन हर घर की एक पर्सनल कहानी थी। एक 8 साल की बच्ची जिसे शाम को राजमा चावल बनते वक्त अचानक घर छोड़ना पड़ा। एक परिवार जिसने कराची की खिड़की से आखिरी बार समंदर देखा और हमेशा के लिए बॉम्बे आ गया। रातों रात लोग अपने ही घर में अजनबी हो गए। जो बिछड़े, अपनों से दूर हुए, उनके मन में शायद यही चल रहा होगा। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा जान। इस महाविस्थापन का सबसे डरावना चेहरा ट्रेनों में नजर आया। जो ट्रेनें कभी देश को जोड़ती थी, वे अब लाशें ढोने वाली गोस्ट ट्रेन्स बन गई। एक रिटायर्ड अफसर ने बताया कि कैसे उन्होंने 3 दिन तक लाशों के बीच सफ़र किया। डर इतना कॉमन हो गया था कि लाशों को देखकर डर लगना भी बंद हो गया था। एक ट्रेन जब फिरोजपुर पहुंची तो उसमें जिंदा कोई नहीं था। डिब्बों से सिर्फ खून टपक रहा था। जो लोग इस खून से सने सफ़र के बाद सरहद पार पहुंचे, उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब जंग थी जिंदा रहने की, रेफ्यूजी का टैग हटाकर फिर से सिटीजन बनने की। आज़ाद हिंदुस्तान की नई सरकार के सामने यह सबसे बड़ा चैलेंज था।
सरकार ने इसे कितनी गंभीरता से लिया, ये पहले बजट में दिखता है। भारत के पहले बजट का 26% हिस्सा यानी करीब 27 करोड़ रुपए सिर्फ शरणार्थियों की राहत और रिहैबिलिटेशन पर खर्च किया गया। सोचिए, ये उस समय हेल्थ और एजुकेशन के कुल बजट से दोगुना था। दूसरे और तीसरे बजट तक आते आते सरकार का मूड बदला। अब मकसद सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि उन्हें पैरों पर खड़ा करना था। एक नया मंत्रालय बना, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। कर्ज दिए गए, जमीनें दी गई और इसी जज्बे से बना फरीदाबाद। दिल्ली के पास फरीदाबाद शहर उम्मीद की एक मिसाल है। यहाँ पाकिस्तान से आए 30,000 शरणार्थियों को बसाया गया, लेकिन यहाँ कोई खैरात नहीं दी गई। नारा था वर्क एंड नो चैरिटी। लोगों ने अपने हाथों से 5,000 से ज़्यादा घर बनाए, सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल बनाए। ये शहर उन शरणार्थियों के पसीने से खड़ा हुआ है। और सिर्फ शहर नहीं, इन शरणार्थियों ने भारत की इकोनॉमी भी बदल दी। पूर्वी पाकिस्तान से आए लोग जूट की खेती का हुदर लाए। पश्चिम पंजाब से आए किसानों ने यहाँ की खेती का नक्शा बदल दिया। इन्हीं की मेहनत ने 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी। भारत, जो अनाज के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और सिर्फ खेती नहीं, हमारे खाने का स्वाद भी बदल गया। आज हर किचन में दिखने वाला MDH मसाला, ये एक रेफ्यूजी की ही कहानी है। महाशय धर्मपाल गुलाटी सियालकोट में छोटी सी दुकान थी। जेब में सिर्फ 1500 रुपये लेकर दिल्ली आए, तांगा चलाया और फिर एक छोटी सी दुकान से मसालों का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज पूरी दुनिया जानती है। और दुनिया भर में मशहूर बटर चिकन, इसका जन्म भी पार्टीशन से जुड़ा है। कुंदन लाल गुजराल पेशावर से दिल्ली आए, दरियागंज में दुकान खोली। तंदूरी चिकन को सूखने से बचाने के लिए उन्होंने मक्खन और टमाटर की ग्रेवी बनाई और लो जी, दुनिया को मिल गया बटर चिकन। पार्टीशन ने हमें दर्द दिया, लेकिन उसने हमें वो कलाकार भी दिए जिन्होंने हमारी रूह को आवाज़ दी। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री खाक हो गई थी तो वहाँ का टैलेंट बॉम्बे आ गया। प्राण, देव आनंद, बलराज साहनी, OP नैयर, BR चोपड़ा, ये वो लोग थे जिन्होंने उस दर्द को जिया था। इसलिए जब उन्होंने फिल्में बनाई तो उनमें वो गहराई थी जो आज भी दिल को छू जाती है। कहानी वही लौट आती है जहाँ से शुरू हुई थी, मंटो के बिशन सिंह के पास। कहानी के अंत में जब उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की उस ज़मीन पर लाया जाता है जिसे नो मैन्स लैंड कहते हैं, तो वो वही गिरकर अपनी जान दे देता है। वो किसी एक देश का नहीं बन पाया। पार्टीशन एक ऐसी त्रासदी है जिसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। ये हमारे इतिहास का एक कड़वा सच है, लेकिन पार्टीशन की कहानी सिर्फ दर्द, नफरत और लकीरों की कहानी नहीं है। ये कहानी फिर से अपने पैरों पे खड़े होने की एक पावरफुल स्टोरी है। और यही तो है इनक्रेडिबल इंडिया की महागाथा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दस्तावेज के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।